लेक्चर नंबर 4 है हमारा CMA का। अगर कोई स्टूडेंट आज फर्स्ट डे आया, ऐसा कोई स्टूडेंट जो आज फर्स्ट डे आया हो, बस आप हैं बेटी, और कोई स्टूडेंट जो फर्स्ट डे आया हो जी, चलें बेटा। फर्स्ट डे वाले को बहुत ज़्यादा नहीं किया, बस थोड़ा बहुत बता देते हैं। आपने ज़्यादातर चीज़ें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ी हुई हैं, लेकिन आज मैं उतनी डिटेल से नहीं बता पाऊँगा जितना मैंने कल बताया था। हमने जब लेक्चर नंबर 1 किया था, कल भी बताया था, उसमें तो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। पेपर में कितने सवाल आते हैं, कौन से चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन। फिर जब हम लेक्चर नंबर 2 पे गए थे तो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजेशन कितनी टाइप्स की होती हैं, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग इदारा हमने पढ़ना है, बनी बनाई चीज़ नहीं लेता बल्कि ख़ुद बनाता है फैक्ट्री में। अच्छा, इसके बाद हमने डिस्कस किया था लेक्चर 2 में कि CMA हम पढ़ रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना, अगर हम कुर्सियां बनाते हैं तो कुर्सी की कॉस्ट निकालना, उसकी सेल प्राइस निकालना, प्रॉफिट निकालना, वही काम जो एक अकाउंटेंट करता है, लेकिन थोड़ा डिटेल से। बस ये याद रखें, थोड़ा डिटेल से, और ये सीक्रेट अकाउंटिंग होती है, बताया था। फिर उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। इसके लिए IFRS होते हैं, इसके लिए नहीं है। ये शेयर होल्डर के लिए या बैंक्स के लिए की जाती है, ये मैनेजमेंट के लिए की जाती है। इसको बनाने का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। बाकी और भी बातें थी। अच्छा, इसके बाद चौथी बात हमने की थी, सेल प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाती है। सेल प्राइस पर यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाती है, सेल प्राइस पर यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो मैंने कहा था ट्रेडिंग बिजनेस जो होता है वहाँ पे सेल प्राइस होती है परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, इसके अंदर चीज़ की असल कीमत, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल, सब आ चुका होता है, अलहदा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। परचेज कॉस्ट वही जैसे अकाउंटिंग में होती है। तो ट्रेडिंग बिजनेस के लिए था परचेज कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, ये सारी हो जाएगी बिजनेस की टोटल कॉस्ट। कौन से बिजनेस की? ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग को क्या करता है, ख़रीद के बेचता है चीज़, और प्लस ये ट्रेडिंग बिजनेस के लिए पढ़ी थी हमने, ट्रेडिंग बिजनेस। अच्छा, अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैंने कहा था कि सेल प्राइस जो होती है वो होती है प्रोडक्शन कॉस्ट, परचेज की जगह वो बना के बेचते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहाँ बनती है? फैक्ट्री में। तो ये सारी फैक्ट्री की कॉस्ट होंगी, फैक्ट्री से बाहर की कोई कॉस्ट इसमें नहीं आनी। प्रोडक्शन कॉस्ट में सारी फैक्ट्री की कॉस्ट आनी है, ठीक है, प्लस सेलिंग मार्केटिंग। अगर किसी ने इसमें सेल्स डिपार्टमेंट की कोई कॉस्ट लिख दी गलत है, एडमिन की कोई लिख दी गलत है, ठीक है, तो सेलिंग मार्केटिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट आते हैं, और प्लस क्या है, प्रॉफिट्स। प्रोडक्शन कॉस्ट को फर्दर मैंने ब्रेकअप किया था, तो मैंने कहा था इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल प्राइस इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और फैक्ट्री ओवरहेड्स सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है फैक्ट्री की। इसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कहते हैं।
फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड, POH या FOH एक ही बात है। जहां लफ्ज बोलूंगा ओवरहेड्स, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का मतलब है डायरेक्ट के अलावा ऊपर वाले खर्चे जितने भी होंगे, ओवरहेड्स कहते ही इनडायरेक्ट कॉस्ट को हैं। चाहे प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, चाहे फैक्ट्री है, कॉस्ट में एक ही चीज़ के दो दो तीन तीन नाम है, लेकिन नाम में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है। ओवरहेड्स ये कॉमन है, चाहे अब आप फैक्ट्री ओवरहेड्स कह दें, अमेरिकन किताबों में फैक्ट्री ओवरहेड लिखा जाता है, ब्रिटिश किताबों में प्रोडक्शन ओवरहेड लिखा जाता है, अमेरिकन किताबों में कुछ में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स लिखा जाता है, आई कैप में तीनों लिखे जाते हैं। तीनों टर्म इंटरचेंजेबली यूज सिनोनिम्स हैं असल में, ठीक है जी। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और तीसरा क्या है FOH, ये तीनों जमा करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर हमने बताया था, वो मटेरियल जो प्रोडक्ट का पार्ट बनेगा वो डायरेक्ट है, जो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनेगा वो इनडायरेक्ट इसके अंदर आ चुका होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल ऑफ फैक्ट्री। दूसरी बात, ये डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो प्रोडक्ट का मेजर पार्ट होगा, अगर प्रोडक्ट का माइनर हिडन पार्ट हो तब भी वो इनडायरेक्ट। मेजर पार्ट हो, प्रोडक्ट का पार्ट हो या प्रोमिनेंट पार्ट हो, और उसकी एक यूनिट पे कॉस्ट भी मेजर अमाउंट हो, पैसों में अमाउंट नहीं होगी, रुपयों में अमाउंट होगी कि एक मुकम्मल यूनिट पे ये 200 रुपये का, 50 रुपये का, 20 रुपये का, 20 पैसे का नहीं लगेगा। अगर 20 पैसे का मटेरियल लग रहा है तो वो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट वाला मटेरियल जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, सारा इनडायरेक्ट FOH में घुमा देना है, मतलब उसमें पूल अप कर देना है। इसको कंट्रोल अकाउंट बोलते हैं इंट्रो की ज़बान में। क्या बोलते हैं? सुना है लफ्ज़ कभी ये? कंट्रोल अकाउंट क्या होता है? कंट्रोल अकाउंट सारे अकाउंट्स जैसे हम सेल्स लेटर यूज कर रहे हैं, हम सारी सेल्स वगैरह लाते हैं उसमें लिखते हैं पर कस्टमर के हिसाब से, लेकिन जो उसका टोटल होता है वो हम लेटर से लिख देते हैं। कंट्रोल अकाउंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस अकाउंट्स ऑफ सिमिलर नेचर। कंट्रोल अकाउंट इज द सम ऑफ या कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ वेरियस अकाउंट्स ऑफ सिमिलर नेचर। मसलन अकाउंट्स रिसीवेबल एक कंट्रोल अकाउंट है, उसके अंदर असलम भी आ जाएगा, अकरम भी आ जाएगा, काशिफ भी आ जाएगा, वो लोग जिनसे पैसे वसूल करने हैं, असलम, अशरफ, काशिफ, नदीम, बशीर, गोंगलू, ये सारे ये हमारे उसमें रिसीवेबल कंट्रोल। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड एक कंट्रोल अकाउंट है, इसके अंदर फैक्ट्री के सारे इनडायरेक्ट खर्चे आ जाएंगे, चाहे फैक्ट्री रेंट है, चाहे फैक्ट्री का बिजली का बिल है, चाहे टेलीफोन बिल है, चाहे मशीनों की मरम्मत है, चाहे मशीनें फैक्ट्री में होती हैं, चाहे मशीनों की डेप्रिसिएशन है, कोई भी मशीनों का खर्चा है वो सब इसमें ही आएगा। तो जब हम कहेंगे ना फैक्ट्री ओवरहेड, ये खुद कुछ नहीं है बेचारा, इसके अंदर छोटे 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 कई फैक्ट्री के एक्सपेंस इसके अंदर छुपे बैठे हैं। जैसे हम कहते हैं ना जहेज के लिए फर्नीचर लेने जा रहे हैं, अब वो फर्नीचर का मतलब होता है टेबल भी लेंगे खाने की, वो जो होती है मेज़, उसके अलावा ड्रेसिंग टेबल भी लेंगे, सोफ़े भी लेंगे, और वो जो आगे बैठ सोफ़े के आगे वाली टेबल होती है, डाइनिंग टेबल कह दो या वैसे टेबल सोफ़ा टेबल, मुझे नहीं पता क्या है। तो जब हम कहते हैं फर्नीचर लेने जा रहे हैं, उसका मतलब ये एक एक चीज़ बोलना ज़रूरी। फर्नीचर मीन्स सारी वो जो लकड़ी की चीज़ें जो कि देनी है जहेज़ में बेटी को। अच्छा चले, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये सेल प्राइस का फॉर्मूला था, कल हमने इसकी प्रैक्टिस की थी। मैंने कहा था डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को अगर जमा कर दें तो इसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम कॉस्ट। और अगर लेबर और FOH को जमा कर दें, लेबर और FOH को जमा कर दें तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट। हाँ जी चलो अब सही है, कन्वर्जन कॉस्ट। नेक्स्ट आ जाए जी। अब आपने ये मेरा ख्याल है कल हमने यही किया था और उसके अलावा प्रैक्टिस की थी। कौन कौन सी एग्जाम्पल की थी? 1.1 से 1.4 तक। अच्छा, जितनी भी आपने कल एग्जाम्पल्स की थी सबके पास नोट्स हैं आज? सबके पास नोट्स हैं? निकाल लें ज़रा, सब बच्चे नोट्स निकालें, सब स्टूडेंट अपने अपने नोट्स निकालें, या जो मैंने दिए थे वो भी एक सफ़े वाले, सब बच्चे अपने अपने नोट्स निकालें ज़रा। हाँ जी नोट्स निकालो।
ये तो आंसर है बेटी। क्वेश्चन शुरू पे आए, नोट्स के स्टार्ट पे। सब बच्चे अपने नोट्स निकालो, एग्जाम्पल 1.1 पे आओ। हमने करना है ऑडिट। ऑडिट समझते हैं, चेक एंड बैलेंस। ज़रा एक इन्वेस्टिगेशन कह दो, चलो अभी आपने ऑडिट पढ़ा नहीं तो एग्जाम्पल 1.1 पे आओ। एफओएच को देखो, सिर्फ एफओएच को। तो एक अमाउंट दी हुई है रुपीज में, टोटल में अमाउंट दी हुई है। अच्छा, एग्जाम्पल 1.2 पे आना, उसमें एफओएच की एक अमाउंट नहीं दी होगी, अलग अलग खर्चे शायद दिए हो फैक्ट्री के, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा। अगर इसका मतलब है एग्जाम्पल 1.1 में टोटल करके दिया हुआ था, एग्जाम्पल 1.2 में आपको कहा गया है कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री के सारे खर्चे टोटल खुद करे बच्चा। ये एग्जाम्पल एक ख़ास नीयत से बनाई गई हैं, तो ये मेरी सेल्फ क्रिएटेड एग्जाम्पल है, ये आई कि आपकी किताब की नहीं है, वो उनकी ख़ास नीयत रखी हुई है कि पहली एग्जाम्पल में एफओएच दे दो, दूसरी में बच्चे को ये पहचान पता हो कि डायरेक्ट मटेरियल, मेरा ख्याल है डाइनिंग टेबल बनते हैं, क्रिकेट बैट वाली थी एग्जाम्पल में, क्रिकेट बैट वाली थी तो डाइनिंग टेबल। दूसरी एग्जाम्पल 1.2, डाइनिंग टेबल की लकड़ी अलहदा हो गई डायरेक्ट मटेरियल के तौर पर, और जो कारपेंटर जिसने बनानी है वो डाइनिंग टेबल काट कूट के जो है वो डायरेक्ट लेबर है। बाकी सारे फैक्ट्री के खर्चे उठा के टोटल करके किस में आ जाने, इसमें मैंने कोई सेलिंग एडमिन खर्चा, सारे फैक्ट्री के ही दिए हुए हैं। अच्छा, एग्जाम्पल 1.3 में आके मैंने एक 2 नंबरी लगा दी बीच में कि मैंने फाइनेंस कॉस्ट भी दे दी, फाइनेंस कॉस्ट भी दे दी, और मेरा ख्याल है एक खर्चा मैंने सर्विस कंपनी का है जो जूते बना के अपने आउटलेट्स पे भेजती है, तो वो जो जूते बनने के बाद आउटलेट पे भेजे जा रहे हैं उसको भेजने का खर्चा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने वो जानबूझ के ऐसे दिया है, शिपमेंट का खर्चा। जब जूता बनने के बाद सर्विस की दुकान पे गया उसको भेजने का खर्चा बेटा वो फैक्ट्री से बाहर का खर्चा है, वो इसमें आना था। 8,75,000 की अमाउंट थी। एग्जाम्पल 1 में, 2 में, 3 में क्या फ़र्क हुआ? एग्जाम्पल 1 में फैक्ट्री के सारे खर्चे टोटल करके दिए थे, एग्जाम्पल 1.2 में फैक्ट्री के सारे खर्चे एफओएच डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट एक एक करके दिया था, आपने टोटल कर लिया। एग्जाम्पल 1.3 में मिक्स कर दिया डाटा और आपके ऊपर छोड़ा कि बच्चा केयरफुली रीड करे और अंधाधुंध रीड ना करे, बीच में इंटरेस्ट ये वो सब कुछ अंधाधुंध ना कर ले, क्योंकि कहीं ऊपर खर्चों पे नहीं लिखा कि ये सारे फैक्ट्री के हैं। अगर लिखा होता ऑल एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू फैक्ट्री, फिर बीच में ये इंटरेस्ट ना होता, फिर वो सारे वैसे ही। तो उसने एग्जाम्पल 3 में जानबूझ के मिक्सिंग की है। किन 2 चीज़ों की मिक्सिंग की है? एक तो ये था शिपमेंट कॉस्ट, फैक्ट्री के बाद बनने के बाद जब चीज़ शब्द शिपमेंट होगी, डिलीवरी होगी, वो शिपमेंट प्रोडक्ट की डिलीवरी, वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। और बैंक इंटरेस्ट था शायद, फाइनेंस। अच्छा, एग्जाम्पल 1.3 के बाद जी बेटा। सर एक कंपनी है, उसके अंदर 2 फैक्ट्रीज काम कर रही हैं, लेकिन सर वो फैक्ट्री इस तरह काम करती है, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो उन दोनों फैक्ट्रीज में बनता है। इनके एक फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो दूसरी में रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता है। तो एक फैक्ट्री से जो दूसरी फैक्ट्री में जा रहा है, ये प्रोडक्ट जा रही है, उसकी जो शिपमेंट कॉस्ट आई है वो, उसको शिपमेंट नहीं कहते, उसको हम क्या कहेंगे? उसको वही कैरेज, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड करेंगे। किसको? प्रोडक्शन कॉस्ट में उसको ऐड करेंगे। हाँ जी, ये अब आपने एक मुश्किल चीज़ पूछ ली आवाम के लिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इन्होंने ये एक सवाल पूछा है, एक फैक्ट्री ये है, ए फैक्ट्री, और एक है फैक्ट्री बी। ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं ये बाजार में कस्टमर को बिकती है? नहीं, ये सीधा बस ठीक है, गुड हो गया। ये चीज़ बनाते हैं, बना के इनको दे देते हैं। इसका मतलब है इसकी प्रोडक्ट, इसके लिए क्या होता है? रॉ मटेरियल। यहाँ से यहाँ तक भेजने में इनका ट्रक है या इनका ट्रक है, जिसका भी है, जब वो जाता है तो भेजने में आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 रुपये की ट्रक का ख़र्चा करना पड़ता है। दोनों फैक्ट्रियाँ डिफरेंट जगह पे है। अव्वल तो वैसे कोशिश की जाती है अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो एक ही प्रेमिसेस में ये हरकत फरमाई जाए, लेकिन चलो डिफरेंट शहरों में हो सकती है। फिर क्या होगा
जब ये चीज़ भेजी जाएगी तो ये फैक्ट्री ए से चीज़ फैक्ट्री बी में जब जा रही है, क्योंकि ये इसके लिए रॉ मटेरियल है, तो अगर 2.5 लाख का रॉ मटेरियल असल में भेजा जा रहा है और उसको भेजने पे 20,000 का खर्चा है, तो ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करके ये अपना मटेरियल कितने का गिनेंगे, ये इसको कैरेज इनवर्ड फ्रेट इनवर्ड की तरह ट्रीट करेंगे। ये कहेंगे सानू 2.5 लाख का मटेरियल 2.5 लाख का नहीं पिया, 20,000 रुपये ऊपर ये खर्चा करना पड़ा, और बल्कि ये कहेंगे फाइनेंस से तुहानू फेवर दे रहा, आपको चीज़ें बना बना के दे रहे हैं तो खर्चा आप दें। ये जब खर्चा देंगे तो इन्होंने मटेरियल कॉस्ट एफओएच नहीं, फिर मटेरियल लाने तक, बिजनेस प्रेमिसेस लाने तक, आइटम परचेज करने तक जो भी खर्चे होंगे वो तमाम उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। तो आपने जो सवाल पुट किया था आप उसमें एफओएच ला रहे थे, बेटा वो एफओएच में नहीं आना था, वो मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बनना था फॉर फैक्ट्री बी। इनकी चीज़ बिकी नहीं, इन्होंने तो सिर्फ उनको बना के सर्विस दे दिया है। ठीक है जी, अगर नहीं सवाल पे अगर नहीं पूछने, हाँ वो एक अलग बात है। अगर ये बाहर बेचते हैं तो बाहर बेचते हैं तो ठीक है, बाहर बेचने पे जो भी किराया शराया देंगे वो कैरेज आउटवर्ड, ये शिपमेंट का खर्चा ठीक है, इसका अलग ट्रीटमेंट उसका अलग। बस एग्जाम्पल में अगर नहीं और बस बस बेटी बस ये बेच नहीं रहे, इसको कहते हैं इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बेचना नहीं कहते बेटी, बेचना हमेशा होता है जब बाहर ग्राहक को बेचा जाए। ठीक है, बस इतना मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज तो 50 अगर निकल आएंगे। अगर की भी एक लिमिट रखता होता हूँ, एक सवाल का जवाब दे के फिर उस पर अगर नहीं आना, फिर एक नया सवाल पूछे कभी, वो तो अगर का एक ऐसा सिलसिला शुरू खतरनाक खत्म होने वाला। पता लग गया? कुड़िए सेल क्या होती है बच्ची? आपके सवाल का जवाब है सिर्फ जब चीज़ें बाहर ग्राहक को बेची जाएंगी वो सेल है। इसको सेल नहीं कहते, इसको कहते हैं इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। क्या कहते हैं? जब आप पढ़ेंगे FR1, कोई पढ़ा है? तो आपके टीचर शायद आपको पढ़ाएं कंसोलिडेशन। अगर मुझे नहीं पता FR1 में है कि नहीं, FR2 में है, चलो फिर अभी हौसला रखो। FR2 में जाएंगे तो बड़ी क्लासों में जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको पढ़ाई जाएगी कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में क्या होता है? ग्रुप होता है, ग्रुप की कई कंपनियां होती हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को चीज़ें दे रही है और उसको एहसान भी जाती है, मैं तेन चीज़ें बना के दे रही हूँ, तो वो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन कहते हैं। और इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में अगर ये उससे पैसे वसूल भी कर लेंगे ना कि नहीं मैं जो चीज़ बाजार में बेच रहा हूँ तुम्हें भी उतने की बेचूंगा, तब भी ग्रुप लेवल पर आपने प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ। एक कमरे से निकल कर, एक बिल्डिंग से निकल के चीज़ें दूसरी बिल्डिंग में गई हैं, है तो इदारे के अंदर ही, इसीलिए इसको सेल नहीं कहते। सेल का मतलब होता है व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर। सेल की डेफिनेशन ही नहीं पता लोगों को। सेल मींस व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर डिलीवर्ड टू कस्टमर। आपके पास एक ग्राहक आया, पूछ के चला गया कितने दी ये चीज़, आपने कहा 20,000 रुपये दी, कितने दी बना के दोगे? तानू बना देंगे 18 दी। अच्छा मैं आया, चला गया, इट इज़ नॉट द सेल, इट इज़ जस्ट इंक्वायरी। आया, पूछा, ऑर्डर दे गया, बना दो, आप कहते हैं अच्छा हफ्ते बाद बन जाएगी, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ सेल, यू हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। आया, पूछा, एग्रीमेंट किया, थोड़े से एडवांस पैसे दे गया, स्टिल ये अभी सेल नहीं है। या एडवांस पैसे लिए जिसको आप अपनी अर्नड इनकम या एडवांस वो लाइबिलिटी लिख देंगे, कैश डेबिट। तो सेल कब होती है? फिर सेल तब होती है जब आप चीज़ बना के कस्टमर को डिलीवर करेंगे। तो सेल की डेफिनेशन क्या होती है? ये इंट्रो टू अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर। हाँ, कस्टमर का आना, पूछना, बैठना, चाय पीना, निगोशिएट करना, ये सेल नहीं है। हाँ, ये सेल का प्रोसेस तो हो सकता है, सेल ऑर्डर लेने का, कस्टमर फंसाने का प्रोसेस तो हो सकता है। अकाउंटिंग में सेल तब एग्जीक्यूट होती है जब गुड्स या सर्विसेज आर डिलीवर टू कस्टमर। मैं अब आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, इट मीन्स आई एम सेलिंग माई सर्विसेज। और नो डाउट आपने इसकी फीस इदारे को पे कर दी है, मुझे नहीं पे की, ना मैंने लेनी है, लेकिन वो सर्विसेज आपको सेल हो रही हैं। तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। गुड्स में तो बनेंगी और बाद में बिकेंगी, सर्विसेज में साइमल्टेनियसली सर्विस प्रोवाइड करने वाला सर्विसेज बेच रहा है और आप ठक ठक खरीदी जा रहे हैं साथ साथ। या आपके दिमाग में नॉलेज स्टोर हो रहा है या ऊपर से शुम शुम करके गुजर रहा है? ठीक है, समझ आ रही है? चलो आ जाओ वापस। बेटा अब इस तरह के इतने मुश्किल सवाल नहीं पूछने हैं, लेकिन क्लास में नहीं, क्लास के बाद। यह मुश्किल सवाल था, कई लोग बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन सवाल पूछना आपका हक है, जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है।
और मुश्किल सवाल तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये इंटर कंपनी वाली चीज़ आपको भी पता नहीं, इसको इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन कहते हैं। तभी मैं अगर मगर पे नहीं जा रहा था, क्योंकि आपने कंसोलिडेशन नहीं पढ़ी ना। जिन्होंने कभी पढ़ी है, बाज़ दफ़ा होता है कुछ लोग सीनियर स्टेज से, ये एक सब्जेक्ट होता है शौकिया छोड़ा होता है, आ जाते हैं, फिर उनको समझ आएगी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। चलें जी आगे, आज का लेक्चर पढ़ें। लेकिन आप ऑडिट कर रहे थे एग्जाम्पल 1.1 में, 2 में, 3 में, एग्जाम्पल 1.4 पे आए, उसमें एफओएच कैसे दिए हुए थे? उसमें एफओएच, यहां आके जरा काम चेंज हो गया है। पिछली 3 एग्जाम्पल में तो एफओएच परसेंटेज में नहीं थे, वहां तो रुपयों में थे, इधर आकर परसेंटेज में दे दिए। कल आपको पूछना चाहिए था किसी को, और आपने पूछा ही नहीं। जब आप नहीं पूछेंगे तो मैं मजबूरन खुद सवाल पुट करूंगा, खुद ही शागिर्द खुद ही उस्ताद, कि एफओएच परसेंटेज में क्यों दिए हुए हैं सर, रुपयों में देने की बजाय परसेंटेज में क्यों दिए हुए हैं। याद रखें, एफओएच जब भी परसेंटेज में देगा तो इसको बोलते हैं एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट। जब भी परसेंटेज में वो देता है तो इसको बोलते हैं OAR। इंट्रो टू अकाउंटिंग की ज़बान में इसको बोलते हैं OAR। एफओएच का, एफओएच का क्या है ये? OAR। बाकी से केसेस में OAR नहीं दिया हुआ था, ये क्या दिया हुआ है एफओएच का? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, OAR, फैक्ट्री ओवरहेड का या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बाकी खाली आप ये भी कह सकते हैं OAR या एफओएच रेट भी कह सकते हैं। OAR ज्यादा फेमस है, ओ से मुराद है फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट, पूरा इसका नाम है OAR। क्या चीज़ है? फैक्ट्री ओवरहेड्स में से O उठा लिया, ए में से क्या उठाएंगे? ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन, और आगे रेट, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये रेट दिया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रेट क्यों दिया हुआ है, और ये कब दिया होता है, और ये कब इस्तेमाल होता है। सुन लें, आज से ऑनवर्ड जब भी कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में एफओएच लिखेगा तो रेट वाले फैक्ट्री ओवरहेड प्रेफरेबल हैं, रेट से लिखे जाते हैं ज़्यादातर। जो मैं रुपीज़ में दे रहा था वो फेमस तरीका नहीं है। कौन सा तरीका फेमस है? रेट वाला। अब बच्चे कहते हैं रेट वाला तरीका, यानी ये जो परसेंटेज वाला तरीका है ये ज़्यादा फेमस है। उसकी क्या वजह है? बाज़ इदारे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मसलन क्रिकेट बैट्स की मिसाल लें तो बच्चों के बैट अलहदा बनाए जाएंगे, टेनिस बॉल के बैट अलहदा होंगे, हार्ड बॉल का जो बैट है वो भी अलहदा, और हार्ड बॉल के बैट में भी कई वैरायटियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर गारमेंट्स बना रहे हैं तो बच्चों के गारमेंट्स अलहदा बनते हैं, बड़ों के गारमेंट्स अलहदा हैं। बड़ों में मतलब ख़वातीन के अलहदा गारमेंट्स, उनकी नेचर, उनकी चीज़ें, मटीरियल्स में, और मेल गारमेंट्स अलहदा होंगे। इसका मतलब है इदारा मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है। जब इदारा मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है ना तो डायरेक्ट मटेरियल हर प्रोडक्ट का स्पेसिफिक मटेरियल होता है। लकड़ी की कुर्सी पे लकड़ी लगनी है और लोहे की कुर्सी पे लोहा। टेनिस के बैट के लिए ख़ास किस्म की लकड़ी है, मतलब हल्की बुल्की कोई भी चल जाएगी, लेकिन हार्ड बॉल का जो बैट है उसके लिए ख़ास किस्म की अच्छी, जो सख्त है, जो टूटे ना जल्दी, वो लकड़ी चाहिए। दोनों का रॉ मटेरियल डिफरेंट है। तो याद रखें, डायरेक्ट मटेरियल को डायरेक्ट इसलिए भी कहते हैं कि वो हर प्रोडक्ट का स्पेसिफिक मटेरियल होता है। मर्दों के कपड़े जब सिए जाते हैं तो उनका स्टफ़ कुछ और होता है, ख़वातीन के कपड़ों का डिज़ाइन, उसके जो फैब्रिक होता है बेटा, उसकी क्वालिटी और वो वैरायटी डिफरेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? बंदे ज़्यादा है ही कुछ नहीं बेचारे, चिट्टा रंग पालन, कॉटन पहन ले और एक दो और हैं स्टफ़, बस यहाँ ख़त्म। और वैसे भी वो नखरे नहीं करते, शरीफ लोग होते हैं, कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फैला रहे हैं। अच्छा, मेरी बात समझ आ रही है? डायरेक्ट मटेरियल जो है ना वो स्पेसिफिक होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी स्पेसिफिक है। जो लोहे की कुर्सी बनाता है वो वेल्डिंग वुल्डिंग करनी उसको आती है, लेकिन जो लकड़ी की कुर्सी बना रहा है कारपेंटर, उसको शायद वेल्डिंग वगैरह ना आती हो। उसको तो काम करने का तरीका ही, उसके तो औजार ही डिफरेंट होंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? डायरेक्ट कॉस्ट एक्चुअली स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट कॉस्ट होती हैं, हर प्रोडक्ट की अपनी। लेकिन ये जो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं ये कॉमन फैक्ट्री के खर्चे होते हैं। क्या होते हैं ये? फैक्ट्री का रेंट है, जैसे
अब वो फैक्ट्री का रेंट इकट्ठा दे दिया, उस फैक्ट्री में लकड़ी की कुर्सियां भी बन रही हैं, लोहे की कुर्सियां भी बन रही हैं। अब आपने उस रेंट को लोहे की कुर्सियों में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है और उस रेंट को लकड़ी की कुर्सियों में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेरी बात पिक कर रहे हैं आप? कॉमन खर्चा है ना रेंट, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये रेट हेल्प करता है। तो इसीलिए अकाउंटेंट, अगर तो आपके इदारे में एक ही प्रोडक्ट बनती है, अगर आपके इदारे में एक ही प्रोडक्ट बनती है तो अकाउंटेंट रेट के बगैर चल सकता है, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपके इदारे में मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनती हैं तो हर प्रोडक्ट की उसी वक्त बैठ के तकसीम करना आपके लिए मुमकिन नहीं है। तो आप क्या करते हैं, कोई भी ग्राहक आ जाए, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के बाद जो तीसरी चीज लिखते हैं एफओएच, वो परसेंटेज वाला रेट इस्तेमाल करके क्विक अकाउंटिंग रेट निकाला कैसे जाता है ये अभी हमारा चैप्टर नहीं है। ये रेट निकलता कैसे है ये हमारा एफओएच का एक चैप्टर है। अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूं, कल वाले लेक्चर से आज का लेक्चर कनेक्ट कर रहा हूं कि क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के बाद तीसरी चीज एफओएच होगी। एफओएच के एक्सपेंस डिटेल में दे दे, रुपीज में दे दे सीधे सीधे, तो इसका मतलब है ठीक है। अगर वो परसेंटेजेस में दे दे, पर यूनिट पे दे दे, पर आवर पे दे दे, तो वो रेट होता है। और रेट इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारी अकाउंटिंग में कन्वीनियंस आ जाए, हमें अकाउंटिंग को मुश्किल नहीं बनाना, आसान बनाना है। और असल में होता क्या है, एक और भी वजह है, आपका दिसंबर का बिजली का बिल दिसंबर में नहीं आना, कईयों का जनवरी के पहले हफ्ते में आता है, कईयों का जनवरी के दूसरे, और हमारे इलाके में तीसरे हफ्ते में आता है। अब अकाउंटिंग में कर रहा हूं तो दिसंबर का खर्चा अगर जनवरी में पता चल रहा है, कंफर्म हो रहा है, तो मेरी अकाउंटिंग में डिले आते जाएंगे, चाहे 15 दिन का डिले आ जाए, तो आपका एज एन अकाउंटेंट टाइम वेस्ट होगा ना। आप कहेंगे यार जो तक बिल नहीं ना आना, काम नहीं होना मुकम्मल। और एक ग्राहक आया है आपसे कहता है कोटेशन दो, जल्दी करो जल्दी। आप कहें भाई हमने तो जब तक चीज़ बना के बिल नहीं ना आते, हम तो ना कॉस्ट निकालते हैं ना सेल प्राइस होती है, तुम्हें नहीं बता सकते। वो कहेगा मैं चल रहा जी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बाज़ ग्राहक सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आते हैं ना कि प्राइस बताओ, तो आप ऐसे ग्राहकों को फंसाने के लिए, कैप्चर करने के लिए आप कहते हैं कोई मसला नहीं, अगर ख़र्चा नहीं भी हुआ, ये जो रेट है ना, इस रेट से हम एफओएच लिख देंगे, बाद में थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, हमारी एस्टिमेशन गलत हो सकती है। तो ये जो रेट होता है ना, ये रेट आपको क्या सहूलत देता है कि आप अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के साथ साथ फटाफट एफओएच लिख देते हैं। पूरे बिजनेस के एफओएच इकट्ठे करो, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करो, वो डिस्ट्रीब्यूशन की सहूलत देता है ये रेट, बस। और दूसरा, एक्चुअल खर्चे थोड़े लेट भी पता चले, फैक्ट्री ओवरहेड के कुछ खर्चे लेट पता चले, तो आप लेट पता चलने वाले खर्चों के मोहताज नहीं रहते, आप उनके पता चलने से पहले ही अकाउंटिंग करके उस साइड से कीती है। नो डाउट आपकी अकाउंटिंग का जो जवाब होगा उसमें थोड़ी सी क्या होगी, एरर होगी, थोड़ी सी एरर होगी, क्योंकि ये रेट की मदद से लिखे होंगे ना एफओएच, तो रेट की मदद से जो एफओएच लिखे हैं उनमें थोड़ी बहुत एरर होती है। वो एरर को अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब कहते थे आईए में, पता नहीं सुना हो शायद आपने। अंडर एब्जॉर्ब्ड एफओएच, अंडर एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि अकाउंटेंट ने डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के साथ जो एफओएच लिखे हैं वो कम लिखे हैं, कम रिकॉर्ड किए हैं। ओवर एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, अकाउंटेंट ने गलती से, गलती क्या, रेट की वजह से थोड़ा वो ज्यादा लिख दी है, कोई नहीं, आंसर को रेक्टिफाई कर लेंगे, दोबारा कॉस्ट नहीं निकालनी। इनकम स्टेटमेंट में जब आप कॉस्ट ऑफ सेल लिखने लगेंगे, उस कॉस्ट ऑफ सेल को अंडर ओवर से पाक करके, ठीक है, अंडर ओवर से पाक करके फिर सही वाली कॉस्ट ऑफ सेल अपनी इनकम स्टेटमेंट में शिफ्ट कर लेंगे। मेरी बात आपको उम्मीद है समझ आ रही होगी। इज इट क्लियर? मैंने क्या बताया आज कि आपके एफओएच रुपीज में दे दे, उसका शुक्र है। अगर वो रुपीज में ना दे, परसेंटेजेस में दे दे, तो बल्कि वो ज्यादा शुक्र है, क्योंकि उससे हमारी अकाउंटिंग क्विक हो जाएगी। अगर दोनों दे दे तो प्रेफरेबल कौन से हैं, रेट्स वाले, जिसको रेट्स कहते हैं। रेट परसेंटेज में भी होता है, रेट पर यूनिट भी हो सकता है, पर लेबर आवर भी हो सकता है, पर मशीन आवर भी हो सकता है, किसी तरह से दे सकता है, लेकिन टोटल अमाउंट नहीं दी होगी। टोटल अमाउंट, एक एक खर्चा भी टोटल नहीं दिया होगा, बल्कि पर यूनिट, पर आवर या परसेंटेज में जब भी एफओएच आ जाए तो इसका पूरा नाम होता है एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट। या ये परसेंटेज में होंगे, या ये पर यूनिट पे दिए होंगे, या ये किस तरह दिया होगा, पर आवर में गिवन होंगे। इज इट क्लियर?
तो जैसे दिए होंगे हम लिख देंगे। अभी अंडर ओवर एब्जॉर्ब नहीं है, वो हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर है जो हमें सिखाता है अंडर ओवर एब्जॉर्ब, और वो आएगा तो फिर हम करेंगे। बाकी सारी कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको अंडर ओवर एब्जॉर्ब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एफओएच आप किस बुनियाद पे लिखेंगे? रेट की मदद से। आगे चलते हैं, यहां तक किसी का कोई सवाल हो? पता लग गया सबको? अंडर ओवर एब्जॉर्ब कब आता है? अंडर ओवर एब्जॉर्ब कब आता है? जब हमने एफओएच को रेट की मदद से लिखा है प्रोडक्शन कॉस्ट में। किसकी मदद से लिखा है? और लिखते ही हम रेट की मदद से हैं। अकाउंटेंट लिखते ही रेट की मदद से है। दुनिया के सारे कॉस्ट अकाउंटेंट इस बात पे मुत्तफिक हैं कि आपने एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे एक एक पकड़ के ढूंढने की चक्रों में शुरू अभी नहीं पड़ना। जब आप कॉस्ट निकाल रहे हैं रेट की मदद से एफओएच लिखें, बाद में वेरिएंस एडजस्ट कर दीजिएगा। वेरिएंस कहते हैं फर्क को, अंडर या ओवर फैक्ट्री ओवरहेड एडजस्ट कर दीजिएगा। इंट्रो टू अकाउंटिंग में नहीं भी पढ़ा आपने तो अभी छोड़े दफा करें, बस ये नाम समझ लें। या कम लिख देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड रेट की मदद से, या ज्यादा। कम लिख दें तो उसको अंडर एब्जॉर्ब कहते हैं, ज्यादा लिख दें तो उसको, बस ये है। आ जाए जनाब, आज मैंने क्या सिखाना है आपको? अभी भी नोट्स छोड़ दे बस। अब जरा आज हमने ये सीखना है कि जो आपको एग्जाम्पल 1.1 में डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ था, जरा देखना कितना था। एग्जाम्पल 1.1 में डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ था? 12 मिलियन, 12 मिलियन। कितने क्रिकेट बैट्स बनाए थे? 10,000। कितने बनाए थे? 10,000। तो ये 12 मिलियन निकला कैसे होगा? ये 12 मिलियन निकालने के पीछे क्या फॉर्मूला चल रहा है? तो याद रखें हमेशा, पहले एक बैट के ऊपर जितना मटेरियल निकलता है वो निकाला जाता है। एक मुकम्मल बैट बनाने पर क्या लकड़ी या क्या मटेरियल है वो निकाला जाता है। फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया जाता है जितने टोटल बैट्स पूरे पीरियड में बनाए हैं। असल में ये 12 मिलियन रेडीमेड नहीं होगा, वो तो मैंने दे दिया रेडीमेड। असल में वो होगा एक बैट पे जो मटेरियल कॉस्ट लगी होगी उसको मल्टीप्लाई किया होगा नंबर ऑफ बैट से, नंबर ऑफ यूनिट जितने यहाँ बैट्स थे। इसको आप प्रोडक्शन यूनिट्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अच्छा, एक ये भी बड़ा मसला होता है, ये मैथ का पॉइंट समझ लें। हमेशा जब भी टोटल में जाना है ना तो मल्टीप्लाई का सहारा लिया जाता है। टोटलिटी की तरफ जाना है, पर यूनिट से, पर आवर से, पर लीटर से, पर केजी से टोटलिटी की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई किया जाता है। टोटलिटी से पर यूनिट की तरफ आना है पर तो डिवाइड किया जाता है। ये बच्चों का 6वीं 7वीं 8वीं का असूल है। लेकिन कुछ बच्चे बेचारे यहाँ शर्मिंदगी से ना पूछते हैं और ना वो ये बात अपनी क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, तो याद रखें, एक बैट के बाद 2 बैट, 3 बैट, 4 बैट, या तो इनको एक एक करके जमा कर लो, टाइम वेस्टिंग है। जमा की रिप्लेसमेंट ही मल्टीप्लाई होता है कि एक एक को जमा करने की बजाय मल्टीप्लाई कर दो टू सेव योर टाइम। समझ आ रही है? तो जब भी पर यूनिट से टोटलिटी की तरफ मूव करना है तो मल्टीप्लाई का सहारा लेना है, ये ऑपरेटर है। और अगर टोटलिटी से पर यूनिट की तरफ मूव, टोटलिटी को पर यूनिट पे कन्वर्ट करना है, टोटल फिगर को पर यूनिट पे कन्वर्ट करना है, तो फिर आपको मजबूरन डिवाइड, वैसे डिवाइड मजबूरन हम कर रहे होते हैं, अदरवाइज वैसे ज़्यादातर आपको सफ़र यही करना पड़ेगा कि पर यूनिट को टोटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो याद समझ आ जाएगा। मटेरियल कॉस्ट टोटल कैसे निकालेंगे? मटेरियल कॉस्ट टोटल कैसे निकालेंगे? एक बैट या एक यूनिट पे जितना मटेरियल है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स या नंबर ऑफ बैट्स। इज इट क्लियर? पता लग गया सबको? ये फॉर्मूला फिर हमारा क्या बना, भी लिखना नहीं, फॉर्मूला बना टोटल, ना भी लिखें टोटल, मतलब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट खाली लिख दूं, उसका मतलब है ये टोटल ही है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के साथ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये टोटल में है। बेटा अभी लिखना नहीं, सब बच्चे देख लें। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर आपने निकालनी हो तो क्वेश्चन में मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दी होगी रुपीस में। मटेरियल कॉस्ट क्या दी होगी? पर यूनिट रुपीस में दी होगी या दी होनी चाहिए, और मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, या इसको यूनिट्स प्रोड्यूस्ड भी कहते हैं, प्रोडक्शन वॉल्यूम भी कह सकते हैं। हाँ जी, ये पता लग गया सबको? कर लोगे?
एक शलवार कमीज़ का सूट सीने पे जो कपड़ा लगता है वो 250 रुपये का लगता है, 250 रुपये का लगता है। पकड़ो कैलकुलेटर। अगर एक शलवार कमीज़ का सूट सीने में जो कपड़ा लगता है वो 250 रुपये का लगता है पूरा, कितने का कपड़ा लगता है? और आपने 25,000 शलवार कमीज सी हैं। अब मैथ है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल है जी। 250 रुपये का मतलब उर्दू में, मैं उर्दू मीडियम पढ़ा हुआ, 250 रुपीज़ पर यूनिट। अच्छी स्कूलिंग वाले बच्चे भी हैं तो 250 रुपीज़ पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 25,000, 25,000 जो अभी 6250,000 6250,000। जी बेटा आपने बताना है। एक स्मार्ट वॉच बनाने पे जो हमारा मटेरियल लगता है वो 2500 रुपीज़ का लगता है, और आपने 500 स्मार्ट वॉचेस बनाई हैं, 2500 रुपये, हाँ 500 बनाई हैं। 2500 रुपये का एक स्मार्ट वॉच बनाने पे डायरेक्ट मटेरियल लगता है 1 to 5, ऐसे बता दें बस, ठीक है, 1250000, ऐसे ही है। सबको समझ आ रहा है? आई कैप हमारे साथ अब क्या 2 नंबरी करता है, क्योंकि हमने तो आई कैप को डील करना ना, ये तो आसान हो गया है। आई कैप क्या करता है, वो ये भी नहीं देता। आई कैप एक मुकम्मल यूनिट पे मटेरियल नहीं देता। शलवार कमीज़ की मिसाल ही लेता हूँ, वो ये एक मुकम्मल शलवार कमीज़ पे जितना मटेरियल लगता है कपड़ा मसलन डायरेक्ट मटेरियल, वो ये नहीं देता। दे दे तो फिर तो आसान है। आई कैप ये नहीं देता। वो कहता है जी एक शलवार कमीज़ को बनाने पर 2 मीटर कपड़ा लगेगा। एक शलवार कमीज बनाने पर इस 2 मीटर को बोला जाता है टेक्निकली मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट। एक शलवार कमीज को बनाने पे 2 मीटर लगेगा, और 1 मीटर कपड़ा जो है वो 125 रुपए का है। इसको कह देते हैं मटेरियल रेट। अब वो मैंने 250 शायद पहले बताया था, 200। वो आई क्या, वो 250 सीधा नहीं पकड़ाता, वो कहता है जी 1 मीटर 125 रुपए का कपड़ा आता है दुकानों से, और एक मुकम्मल शलवार कमीज पे 2 मीटर कपड़ा लगता है। मैथ में घुमा रहा है आपको जानबूझ के, हालांकि सीधा सीधा दे सकता था 250 रुपए का कपड़ा लगता है मुकम्मल शलवार कमीज पे। उसने आपको तंग करना है कि ये बच्चा मीटरों में रुपयों में खपता रहे। तो बेटा इसी चीज़ की अगर मैं एक्सटेंडेड शक्ल लिखूं तो वो कुछ इस तरह से होगी। ये तो ऐसे ही है टोटल मटेरियल का रेट या मटेरियल की प्राइस, मटेरियल का रेट पर केजी पर मीटर जो भी था रुपीस में। अब ये पर यूनिट नहीं होगा, ये पर मीटर पर, जो भी हमारे केस में पर मीटर था, इनटू मटेरियल की क्वांटिटी। तो ये ब्रैकेट जब लगाएंगे तो ये चीज़ निकल आएगी। आपने इसको रट्टा लगाना है। वैसे मटेरियल का रेट इनटू मटेरियल की क्वांटिटी करोगे तो एक मुकम्मल प्रोडक्ट के यूनिट का मटेरियल आएगा। और अगर यही दिया हुआ है तो ज़िंदगी आसान है। इस रेट में और ऊपर ये जो कॉस्ट है, क्या फ़र्क है? ये एक मुकम्मल प्रोडक्ट के यूनिट का मटेरियल है, ये प्रोडक्ट का नहीं है। ठीक है, जागते रहें, कुछ बच्चे सो रहे हैं जी। मटेरियल रेट इनटू मटेरियल क्वांटिटी, आगे वो यही है, प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, पता लग रहा है? बताओ बेटी, पकड़ो कैलकुलेटर। शाबाश जी, सारे बच्चे पकड़े कैलकुलेटर। बल्कि एग्जाम्पल लिखो जल्दी से कॉपी पे। शाबाश, एग्जाम्पल लिखो, बैठना नहीं, चलता रहने दे, कोई नहीं। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल जल्दी से जी। एग्जाम्पल क्या है? ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ each complete unit of a digital radio, each complete unit of a digital radio requires 2 meter of the wire, वो जो तार, बिजली की तार होती है। each digital radio would require 2 meters of the wire, full stop. Presently wire is purchased from supplier
प्रेजेंटली वायर इज परचेज्ड फ्रॉम सप्लायर एट अ रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर मीटर। 30 रुपीज़ पर मीटर, रुपीज़ पहले लिखते हैं बेटी 30 से, हैं रुपीज़ 30 पर मीटर। अच्छा क्या कहता है, डिजिटल रेडियो है प्रोडक्ट का नाम, उस पर कितने मीटर है, क्या क्या 2 मीटर वायर लगती है। 1 मीटर कितने का आता है। ड्यूरिंग द करंट मंथ 28,000 डिजिटल रेडियोज वर मैन्युफैक्चर्ड। 28,000 डिजिटल रेडियोज, 28,000 रेडियो बनाए थे। अब मुझे आप टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट या टोटल मटेरियल कॉस्ट निकाल के दिखा दें। हाँ जी, एक मुकम्मल यूनिट पे कितने का बनेगा। 30 इंटू 2 मीटर था तो 60 रुपये का, मल्टीप्लाई बाय 28,000 रेडियो के यूनिट्स, 1680,000। इज इट क्लियर। सबको याद रह जाएगा। वैसे तो मेरी एग्जांपल थोड़ी बोंगी इसलिए ऐसे है कि मटेरियल वायर जो होती है ना वो उसमें डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, लेकिन चलो अभी समझाने के लिए बना रहे हैं, कोई नहीं। वायर उसके अलावा और मटेरियल हैं, थोड़ी बोंगी बन गई मुझसे। चलो मैं ये सेल्फ क्रेडिट एग्जांपल ऐसे ही होती हैं, बाद में आप एतराज़ कर सकते हैं सर आपने खुद ही तो कहा था जो हिडन पार्ट होगा और माइनर पार्ट होगा, प्रोमिनेंट पार्ट नहीं होगा वो डायरेक्ट। तो अभी फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं, आगे चले। नेक्स्ट अगला लिखें जी, अगली एग्जाम्पल, अगली एक एग्जाम्पल लिखें। ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स, ये पकड़ाना बेटी कैलकुलेटर, 1 मिनट कैलकुलेटर। ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स each complete unit of product requires 250 grams of direct material। एक मुकम्मल यूनिट पे 250 ग्राम रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल लगता है। हाँ जी, एक मुकम्मल यूनिट पे कितने ग्राम लगता है, 250 ग्राम। प्रेजेंटली मटेरियल इज परचेज्ड फ्रॉम सप्लायर, presently material is purchased from supplier at 200 rupees per kg। 200 rupees per kg। फुल स्टॉप के बाद 50 units were produced during the period। ये किसका था, 50 units produced during the period। 50 units produced during the period। अब ये ना कॉस्ट नहीं है, ये मैथ है, ये मैं बता दूं। ये बेचारी हमारी कॉस्ट तो रहेगी पीछे। अब ये वो मैथ के चक्करों में डालता है आपको आई कैप, और उसको बहुत पसंद है। हाँ ठीक है, कॉस्ट को छोड़ के वो आपको मैथ के चक्करों में डाल दिया उसने। जी 2500, 2500 रुपीस क्या है, 2500। लेकिन कई लोग परेशान है, जरा देखें होता क्या है। प्रॉब्लम है लाइक विद लाइक का। मटेरियल का रेट दिया हुआ था, मैं रेट को नहीं चेंज करता, क्वांटिटियां चेंज करता हूं कुछ भी। मटेरियल का रेट था 200 रुपए पर केजी और मटेरियल की क्वांटिटी थी 200 ग्राम्स। अब ये मल्टीप्लाई होने के काबिल ही नहीं है, या इसको पर ग्राम करो या इसको, मैं इसको ज़रा चेंज करता हूँ, इसको ऐसे रहने देता हूँ। 200 रुपये पर केजी है तो इसको केजी, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो अच्छा 250 थे, चलो तो इसको मैं डिवाइडेड बाय 1000 करूँगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कितने ग्राम्स में, केजीज में, सॉरी जो भी आता है, इनटू ये इधर ही ब्रैकेट लगाते हैं, इनटू कितने बनाए थे 50 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट।
अब ये 1000 कहाँ से आया, ये अब आपको कॉमन अपने बच्चों के नॉलेज से, बचपन के नॉलेज से याद रखना है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाना है। ये भी एक असूल है मैथ का, तो डिवाइड करना है। तो ये याद रख लें, छोटा यूनिट, स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। अगर आपके पास ग्राम है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, केजी एक बड़ा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, तो आपने जितने भी ग्राम्स हैं उसको 1000 से डिवाइड कर लेना है, तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बचपन में पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन ये वहाँ पे भी आपको रिटेंशन रखने की आदत नहीं थी, इधर कोटा लगाना पड़ेगा आपको, बल्कि कुछ लोगों को तो समझ आ जाता है, ठीक है अच्छा ग्राम। उसके बाद अगर आपके पास ये मिलीलीटर है और आपने इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, लिक्विड होता है नॉर्मली, तो इसको भी 1000 से। इसी तरह अगर आपको मिनट्स दिए हुए हैं, छोटा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और उसको आवर में कन्वर्ट करना है, तो कई गोंगलू बच्चे मुझे पूछते हैं सर 60 आ रहा है इसमें एक, वो 60 कहाँ से आया। मैं कहता हूँ घड़ी लेके आओ, फिर बताता हूँ। तो 60 से डिवाइड करना है, मिनट छोटा यूनिट है ना, और आवर बड़ा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। इसी तरह अगर सेंटीमीटर हो, 100 को कहते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, यही मोटे मोटे आते हैं। ये कॉस्ट नहीं है, ये वो बचपन का मैथ है जो आपने लापरवाही में रिटेन ही नहीं किया दिमाग में। समझ आ रही है, जनरल नॉलेज है। तो इसको मैं छोटे यूनिट ऑफ मेजरमेंट को बड़े में कन्वर्ट करना है, तो जो स्टैंडर्ड मेजर है उससे डिवाइड करते जाओ, बस। पता लग रहा है भाई? है तो वैसे बोंगा मैथ ही है, लेकिन अब मजबूरी हमें करना है। कईयों के लिए बड़ा मसला होता है ये, वो बेचारे कहते सारा सवाल समझ आ गया है, ये नहीं समझ आया कि ये क्या किया आपने सर। तो मैं उन्हें कहता हूँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं बेटा, ये देखो ये पर केजी पे था, इधर भी केजी होने चाहिए थे, इधर भी। अगर उसने केजी नहीं दिए तो या इसको कन्वर्ट कर लो या इसको, तो मैं क्वांटिटी को कन्वर्ट कर लेता हूँ। जी बेटा 250 क्या चीज़, क्या क्या क्या? हाँ, ये आपने एक और शॉर्टकट लगाया है, ठीक है वो भी, और डायरेक्ट वही आ जाएगी, ये जो एक मुकम्मल यूनिट का। लेकिन वो हर किसी को, मेरा तो दिमाग वहाँ पे नहीं गया, आपका चला गया वो ठीक है, हैं? ऐसे भी ठीक है, गलत नहीं है, कोई मसला नहीं। देखा ना, मैथ में एक ही तरह डेस्टिनेशन तक पहुँचने के कई रास्ते हैं, कॉस्ट में भी यही है। मैं जो करूँगा आप कहेंगे यही हरफ आखिर है, नहीं। अगर आपने मेरे अलावा किसी और तरीके से कर लिया और जवाब आ गया तो रिलैक्स रहने को सजी लगे रहो, मेरा तो जवाब आ गया, फिर आपने मेरे मोहताज नहीं होना। ये तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो मेरी तरह के बेचारे, जिन्होंने मैथ में मार खाई है खूब, और अब फिर मैथ से पाला पड़ गया इधर। ठीक है, पता लग गया वो। अब ऑल्टरनेटिव तो कई निकल आएंगे। चलें जी, आगे चलें, लिखें जी। ये क्या निकाला हमने? ऐसे ही डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालेंगे जी। डायरेक्ट खुद बनाओ फॉर्मूला इसको देख के। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? ये वाला फॉर्मूला पहले। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अगर टोटल निकालनी है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट गिवन होगी। हाँ जी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टोटल निकालनी है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट गिवन होगी, मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स। लिखो जी। इसमें और है, दोनों में से जो मर्जी शक्ल आ जाए। ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की थी, ऐसे ही डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की भी सादी शक्ल वो है। डायरेक्ट लेबर, मैं लिख नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, बस खुद लिखें आप। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, बल्कि इसको ही देख के बना लें, छापा लगाना है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, सॉरी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। इसमें यहाँ डायरेक्ट मटेरियल था, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स, और ये रुपीस में दी होगी। अगर ये ना हो फिर फटा पड़ता है। हाँ जी, फिर वो आपको जैसे यहाँ मटेरियल का रेट था ना, वैसे लेबर का वेजेस रेट दिया होता है पर आवर।
क्या दिया होता है? पर आवर। मसलन 15 रुपए पर घंटा देते हैं हम वर्कर को, डायरेक्ट वर्कर को 15 रुपए पर आवर देते हैं, और एक मुकम्मल यूनिट या एक शलवार कमीज़ का सूट ये 2 घंटे में सी के उस साइड पे मारता है दर्जी। 2 घंटे में शलवार कमीज़ का सूट सी के उस साइड पे। इसका मतलब है उसका एक यूनिट सीने का बनाने का टाइम है, जैसे यहाँ क्वांटिटी था ना, वहाँ लिखेंगे लेबर आवर्स पर यूनिट। इसकी जगह क्या लिखेंगे? लेबर का रेट लिख दो, या वेजेस रेट पर आवर। क्या लिखेंगे? वेजेस रेट पर आवर इनटू लेबर आवर्स पर यूनिट, ब्रैकेट लगा दो ताकि ये इसके बराबर आ जाए। आगे वही है। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐसा तो नहीं है कि मिक्स हो गया है। दोबारा मैं लिख भी देता हूँ ताकि जो घर से पढ़ने वाले बाद में ऑनलाइन वाले हैं वो बेचारे कहें सर पता नहीं लिखवाई जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स, इनटू क्या है? प्रोडक्शन यूनिट्स। और ये अगला क्या है? इसकी जगह ये मैं मिटा रहा हूं, ये लिखना तो नहीं किसी ने लिख लिया है? अच्छा, जब आपको लगे कि मैंने तेज़ी से बता दिया है तो आपने ज़रा काइंडली बता देना, क्योंकि वैसे तो शक्लें देख के मुझे पता चल जाता है, लेकिन कई बड़े कुन्ने होते हैं, वो फील नहीं होने देते कि समझ नहीं आई। अच्छा, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहाँ से आएगी? वेजेस रेट पर आवर, पर लेबर आवर, पर आवर या इनटू डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। बस भाई खामोश हो जाए बेटियों। ले जी, और कर लोगे? अब बच्चे कहते हैं सर अगर हम एक ही फॉर्मूला याद रखने, रेट इनटू क्वांटिटी, रेट इनटू पर यूनिट इनटू यूनिट्स। हाँ जी वही, रेट यहाँ पे पर केजी पर लीटर होगा, यहाँ रेट पर आवर होगा, कोई मसला नहीं। एक यूनिवर्सल फार्मूला भी याद रख सकते हो, रेट इनटू क्वांटिटी पर यूनिट, तो मुकम्मल यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। पीछे इसके वही यूनिवर्सल फार्मूला चल रहा है, रेट पर लीटर पर ग्राम पर केजी पर आवर पर सेंटीमीटर पर मीटर जो भी है, इनटू क्वांटिटी इन मीटर ग्राम लीटर या घंटे इनटू प्रोडक्ट के यूनिट्स। और ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट अब आ जाते हैं एफओएच की तरफ। किसकी तरफ? एफओएच की तरफ। एफओएच आपको रेट की शक्ल में दिए हों, अगर किस शक्ल में दिए हों तो वो कैसे निकालने हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें अब मल्टीपल तरीके हैं, इसमें मल्टीपल तरीके, इसमें भी ऐसे ही है, तो देखें ज़रा। अगर अभी लिखना छोड़ दे, ज़रा देख लें इधर, नोट्स दिखाइएगा एक मिनट ज़रा, नोट्स। अच्छा ये दिखाओ ज़रा प्लीज़। अच्छा ठीक है, अच्छा आगे आ जाएं। तो अगर आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं? अभी ज़रा नोट्स छोड़ दें। फैक्ट्री ओवरहेड अगर आपने कॉस्ट निकालनी है तो फैक्ट्री ओवरहेड का रेट या फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आपको दी होगी। फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट आपको क्या दी होगी? पर यूनिट दी होगी। इसको मल्टीप्लाई किससे कर दें? प्रोडक्शन यूनिट से। किससे मल्टीप्लाई कर दें? प्रोडक्शन यूनिट से। मेरी बात समझ आ रही है? फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट। इसमें वैसे वैरायटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 6 वैरायटी हैं। अभी मैं 6 की 6 नहीं लिखवा पाऊँगा क्योंकि वो चैप्टर पढ़ाना है। मैं 3 बता देता हूँ अभी बस। मैं इसमें 6 वैरायटी हैं। कितनी? 6 तरीके हैं। तो 6 के 6 सारे नहीं बता सकता, वो एफओएच के चैप्टर के लिए भी कुछ रहने देना है। अभी 3 बता देता हूँ आदि, तो ज़्यादातर अभी वैसे आपको इससे ही सामना पड़ेगा। एफओएच कॉस्ट पर यूनिट दी है या ओएआर पर यूनिट दी है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स। अच्छा ये तरीका ना हो, अगर ये एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट ना दी हो तो उसने एफओएच का रेट पर लेबर आवर दिया होगा। जैसे ये वेजेस का रेट नहीं दिया होता, उसने लिखा होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स आर
20 रुपीज़ पर लेबर आवर, 20 रुपीज़। तो फिर आप इसी तरह FOH की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो चीज़ है इसको ब्रैकेट में FOH का रेट पर आवर इनटू डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू क्या करना है। अब बच्चे कहते हैं ये क्या हुआ, वर्कर को पैसे दे रहे हैं। बेटा वर्कर को नहीं दे रहे, हम अपने फैक्ट्री के खर्चों को लेबर के काम करने के साथ अटैच कर रहे हैं कि अगर लेबर 1 घंटा काम करे, अगर लेबर 1 घंटा या 2 घंटे काम करे तो लेबर के काम करने की वजह से हमारे बाकी खर्चे फैक्ट्री के कितने होंगे। इसको ये नहीं कह देना कि पैसे लेबर को जा रहे हैं, लेबर के काम करने की वजह से फैक्ट्री के कितने खर्चे हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर ये 15 रुपए पर आवर है, इसका क्या मतलब है, 15 रुपए पर आवर है मिसाल के तौर पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्कर को 15 रुपए 1 घंटे के दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब हमारा वर्कर प्रोडक्ट पे 1 घंटा काम करेगा तो हम फैक्ट्री ओवरहेड खर्चे उसके 1 घंटा काम करने के बदले अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में 15 रुपए के रिकॉर्ड करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है। अगर ये रेट हो 20 रुपए पर आवर, हर 1 घंटा वर्कर के काम करने की वजह से हम 20 रुपए के फैक्ट्री ओवरहेड रिकॉर्ड करेंगे अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में। मेरी बात समझ आ रही है। ये रेट आपको दिया होगा अभी जब FOH का चैप्टर पढ़ेंगे, वही हमारा पहला चैप्टर है, यही चीज़ सबसे मेन है कि ये रेट आता कैसे है। अच्छा, अब ये उन इदारों में चलता है रेट जहां काम लेबर हाथ से मैनुअली करती है, जिन इदारों में ऑटोमेशन नहीं है, मशीनरी से काम ज़्यादा हाथ से काम करने वाले इदारे फैक्ट्री ओवरहेड इस तरह लिखते हैं। जिन इदारों में ज़्यादा काम मशीनों के ज़रिए होता है, किसके ज़रिए होता है, वहाँ पे लेबर आवर की जगह आ जाएंगे मशीन आवर, के प्रोडक्ट बनाने में मशीन चलेगी तो मशीन के हर 1 घंटा ऑपरेट होने से हमारे फैक्ट्री के कितने खर्चे रिकॉर्ड होंगे फैक्ट्री के कितने। फिर ये फॉर्मूले की तीसरी शक्ल क्या है, और करके तीसरी शक्ल क्या है, हाँ जी यही FOH की टोटल कॉस्ट निकालनी है। अगर आपने FOH का रेट पर मशीन आवर इनटू मशीन आवर पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट, जहां लेबर आवर था वहां पे अब क्या रखना है, मशीन आवर पर यूनिट का मतलब होता है कि आपकी प्रोडक्ट का 1 यूनिट मशीन पे कितनी देर में बनता है। मशीन आवर पर यूनिट का मतलब होता है हमारा 1 यूनिट फैक्ट्री में मशीन पर कितनी देर में बनता है। एक शलवार कमीज का सूट मशीन के ज़रिए कितनी देर में सिया जाता है, हाथ से नहीं सीना, मशीन पे सीना है। समझ आ रही है। मशीन आवर का मतलब क्या है, एक हमारा यूनिट मशीन के ज़रिए कितनी देर में बनता है। लेबर आवर का क्या मतलब है, हमारा 1 यूनिट वर्कर के हाथ से कितनी देर में बनता है, हाथ से काम करके। जिन इदारों में ऑटोमेशन नहीं है इसको कहते हैं लेबर इंटेंसिव इदारे, इकोनॉमिक्स की लफ्ज़ है ये। लेबर इंटेंसिव का मतलब है जिधर ज़्यादा काम लेबर हाथ से करती है। ये वो इदारे होते हैं जहाँ काम मशीनों से होता है। मशीन इंटेंसिव, इंटेंसिव कहते हैं ज़्यादती होने को। मशीन इंटेंसिव का मतलब होता है जहाँ ज़्यादा काम मशीनों के ज़रिए होता है। आज का लेक्चर थोड़ा सा खुश्क है और फुल ऑफ मैथमेटिक्स भी है, बस थोड़ा सा। लेकिन अगर आपने ये आज के लेक्चर में ये जो फॉर्मूले हैं इनको समझ लिया तो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो कई बच्चे तो कहते हैं ऐसे सर टाइम लगा रहे हैं, हम तो अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से ही कर लेते हैं, तो कर ले। फिर आप सारे लेक्चर को साइड पे करें, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन बच्चों को डाटा पिक करने में मसला होगा, इसीलिए मैं अपने हिसाब से अपनी जिम्मेदारी कर रहा हूँ। बेटा मैंने बता दिया, आपकी मेहरबानी, ज़रा इसको दोबारा देख लें लेक्चर को जाके जब आपको डाउट होगा। और ये होता है जो सोच रहा होता है ना मुझे आता है, वही ज़्यादा गलतियाँ करता है, ये मैं बता दूँ क्यों। ओवर कॉन्फिडेंस मरवा जाता है, सवाल में से उठाने में मसला आता है, डाटा पिक करने में। फॉर्मूला सबको आता है, जब डाटा पिक करते हैं तो गलत जगह पे गलत रकम लिख देते हैं। ये चीज़ें मैंने कहा रुपीज़ में होंगी, ये रेट इधर भी, ये भी। कई जवान ये रेट की जगह जहाँ रुपीज़ आने वहाँ क्वांटिटी, जहाँ क्वांटिटी आनी है वहाँ रुपीज़, बड़ा उल्ट पुल्ट डाटा फिलअप करते हैं। पता लग गया FOH जी।
ज़्यादा काम मशीनों से होता है, मशीन ही खाली नहीं कहा, ज़्यादा काम। जी अब बताओ। वो भी तो लेबर की हेल्प से ही हो रहा था। बिल्कुल, लेबर उसको ऑपरेट कर रही है, ऑन ऑफ कर रही है, प्रोडक्ट नहीं बना रही, बस वहाँ लेबर हेल्पर का काम कर रही है, वो इनडायरेक्ट होगी। हाँ जी, लेबर, ऐसी लेबर जो मशीन ऑन ऑफ कर रही है ये वो फिर इनडायरेक्ट है। ऑटोमेशन का मतलब है उसकी अपनी स्किल का कोई इस्तेमाल नहीं। वैसे शलवार कमीज़ में कौन सा चीज़ पकड़ के किसके साथ जोड़नी है, हैं? पांचा कमीज़ के साथ ना जोड़ दें, ये आपकी स्किल इस्तेमाल हो रही है ना, इसीलिए ये थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव मशीन इंटेंसिव का मिक्सचर है। जब मिक्सचर आ जाएगा तो दोनों को प्लस कर देंगे। नहीं, वाला फॉर्मूला किसका डोमिनेंट है ये देखेंगे। ये मुकम्मल कर ले, 5 मिनट रहे, मैं बाद मुकम्मल कर लूँ। जैसे ये देखें, यहाँ गलती का चांस क्या है, आखिरी बात बताने लगा हूँ। सेलिंग, मार्केटिंग और एडमिन यही रहेगी ना बस। ये फाइनेंस कॉस्ट नहीं हमने निकालनी पड़ती, ये खुद ही होती है टोटल अमाउंट। ये सेलिंग, मार्केटिंग और एडमिन कॉस्ट, सेलिंग, मार्केटिंग और ये ज़्यादातर इसी शक्ल में दी होंगी ऐसे ही। सेलिंग, मार्केटिंग कॉस्ट, सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वो दे देगा 25 रुपये पर यूनिट। अच्छा, अब 25 रुपये पर यूनिट जब दे देगा ना, तो यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट से ज़रब नहीं देना, ये गलती नहीं करनी, क्योंकि ये फैक्ट्री के खर्चे नहीं है, इनका ताल्लुक सेल के साथ है। ये ब्लंडर काउंट होता है जो बच्चा ये करेगा, आई कैप नाराज़ हो जाता है, समझ लो यार इसको ये भी नहीं पता जितनी फैक्ट्री की कॉस्ट है ना, ये डायरेक्ट मटेरियल जो मैंने ये बॉक्स में रखी हैं, इनकी बेस प्रोडक्शन यूनिट्स होती है, क्योंकि वो फैक्ट्री में है, प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है। बच्चे जो फैक्ट्री से बाहर के खर्चे हैं, सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये पर यूनिट पे दिए हुए हैं तो इनको मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं करना। हाँ, अगर सवाल में प्रोडक्शन यूनिट्स भी 5000 हैं, सेल यूनिट्स भी 5000 हैं, फिर तो ये एरर आपकी प्रोमिनेंट नहीं होगी। ये एरर प्रोमिनेंट कब होगी, जब प्रोडक्शन यूनिट 5000 है, सेल यूनिट मिसाल के तौर पे 4000 है, हमारा हाथ सेट हुआ होता है इंटू 5000 प्रोडक्शन यूनिट इंटू 5000 इंटू 5000, तो गलती से हम सेलिंग कॉस्ट को भी इंटू 5000 यूनिट्स अगर कर देंगे तो नंबर कट जाएंगे। आई कैप समझ जाएगा कि इस बच्चे को ये पता ही नहीं कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सेल डिपार्टमेंट की होती है और उसका काम चीज़ें बनाना नहीं है, बेचना है। आपने तो फिर जो चीज़ें नहीं बिकी, स्टोर में पड़ी हुई हैं, आपने उनका भी सेलिंग का एक्सपेंस लिख दिया, लॉजिक नहीं ना बनती। इन्वेंट्री की सेलिंग कॉस्ट कहाँ से आ गई, इन्वेंट्री वाली चीज़ें तो पड़ी हैं अभी। इसका मतलब है फिर जब वो कल को बिकेंगी आप फिर दोबारा ले लेंगे, क्या नाम है उसकी सेलिंग कॉस्ट, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। मैं अपना बात समझा पा रहा हूँ आपको कि सेलिंग और एडमिन कॉस्ट को हरगिज प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं करना। फॉर्मूला ये रख लें कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर यूनिट इनटू सेल यूनिट्स, यूनिट सोल्ड भी कह सकते हो, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है तो ये लिख लें। बल्कि आप सेलिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये मैं लिखूंगा नहीं, आप लिख लें बस, और आखिरी एडमिन कॉस्ट। वैसे एडमिन होती टोटल में पर यूनिट पे नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कैसे आएगी, सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेल यूनिट्स। कभी भी प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं लेने, सेलिंग, मार्केटिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू सेल यूनिट्स, सेलिंग, मार्केटिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू सेल यूनिट। इसी तरह एडमिन कॉस्ट, टोटल एडमिन कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगी, एडमिन कॉस्ट इज इक्वल टू होगी एडमिन कॉस्ट पर यूनिट इनटू सेल यूनिट। उसमें भी सेल यूनिट ही लिखेंगे क्योंकि फैक्ट्री से बाहर के सारे खर्चे सेल यूनिट्स पे डिपेंड करवाने हैं। फाइनेंस कॉस्ट तो अमाउंट ऑफ लोन पे निकालते हैं, वो उसको तो यूनिट्स पे निकालना ही नहीं कभी, और वो हम निकालते भी नहीं, साफ सी बात है। वो तो लोन की अमाउंट दी होगी, 7-10% इंटरेस्ट दिया होगा, वो ज़रूरत ही नहीं। हाँ, पर यूनिट के लिए कर लेंगे आप, लेकिन वो निकालते यूनिट से। जी, एडमिन कॉस्ट पर यूनिट इनटू सेल यूनिट। पता लग गया ये कॉस्ट जो टोटल पे मैंने दी हुई थी कहाँ से आती हैं,
बस ये आज का हमारा काम हो गया। दिखाओ, मैं बता दूं कौन से घर से करके लानी एग्जांपल्स। आज आपका होमवर्क है, कल चेक होगा। होमवर्क में चेक करता हूँ रैंडमली, करके आना है। एग्जाम्पल 1.5, 6, 7, 8, 9 तक। एग्जाम्पल 1.5 से 1.9 तक। ये मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। कुछ बच्चे 15-20 मिनट में भी कर लेते हैं, अपनी अपनी स्पीड है। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं करना, बस इतना सा कर लें कि मुझे समझ आ जाए, मैं चेक करूं। वो नहीं तो कई बच्चे फिर वो इतना रफ करते हैं, समझ नहीं आता। 1.9 भी, जी बिल्कुल।